हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे और मेहनत से प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। कहीं भी कोई डाउट होता आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संविधान के भागों को देख रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे भाग एक को। किसको? भाग एक को, जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। यानी भारत का संघ, भारत राज्यों का संघ है। कितना बड़ा संघ है, उसका क्षेत्र, उसके राज्यों का क्षेत्र कहाँ है, उसको देख रहे थे हम लोग। तो जिसमें हम लोग अनुच्छेद एक को देखा। ठीक, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में कई राज्यों से मिल करके क्या बना है, एक भारत संघ बना हुआ। आर्टिकल 2 को, अनुच्छेद 2 को हम लोगों ने देखा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, यानी संसद दूसरे देशों के नए राज्यों को अपने में मिला सकती है, ठीक, ग्रहण कर सकती है। फिर उसमें जो विवादित मुद्दे रहे हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। जिसमें 2015 में सबसे इम्पोर्टेंट 100वां संविधान संशोधन हुआ, 100 वाला। ठीक, जिसमें बांग्लादेश को भूमि दी गई 111 गांव, और बांग्लादेश ने 51 गांव यानी 51 कॉरिडोर हमको भारत को दिया। इसको हम लोगों ने देखा। फिर आर्टिकल 3 में हम लोगों ने देखा कि नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यानी नए राज्य की स्थापना कर सकता है भारत में। दूसरे और तीसरे में अंतर यही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरे का मतलब है दूसरे देश से राज्य को ग्रहण किया जाएगा, यानी दूसरे देश से जमीन लेकर के भारत में नए राज्यों का प्रवेश किया कराया जाएगा या उसकी स्थापना की जाएगी। तीसरे में जो दिया गया है उसका मतलब यही है कि भारत जो है अपने ही अंदर किसी नए राज्य का निर्माण करेगा, अन्य राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ठीक, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, सीमा को घटा बढ़ा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो जो नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया है उसी को हम लोगों को जानना है कि प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक, देखा जाएगा। हेडिंग डालेंगे हम लोग, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। क्या? नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। हेडिंग रहेगी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, देखेंगे इसमें नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में नंबर 1 क्या क्या प्रावधान किए गए हैं लिखेंगे। इसे संबंधित प्रस्ताव, यानी नए राज्य के निर्माण से संबंधित, इससे संबंधित प्रस्ताव, इससे संबंधित प्रस्ताव, इससे संबंधित प्रस्ताव, इससे संबंधित जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, संसद के कितने सदन? 2 सदन या 2 कक्ष। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को आम सदन, यानी आम जनता के जो चुन करके भेजती है, तो इसीलिए उसको आम सदन। और राज्यसभा में सर्वाधिक उम्र के 30 साल के ऊपर के लोग जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं बुजुर्गों का सदन। इससे संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी नए राज्य का निर्माण या प्रवेश स्थापना करना है तो पहले उस पर बिल, विधेयक पारित होगा ना, उस पर बिल लाया जाएगा कि नहीं महोदय इसको काट करके एक नया राज्य बनाया जाए या नए राज्य को शामिल किया जाए। पहले इस पे बिल आती है और वो बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होगा। पारित होने के बाद फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अगर अपना साइन मोहर करता है तो CAA में, यानी एक्ट में बदल जाएगा, और वही अधिनियम के बाद फिर क्या होगा, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया बनेगी। नंबर 2 देखेंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश की जाती है। ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही होगा। राष्ट्रपति की
सिफारिश जरूरी है, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, जरूरी है, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी होना भी जरूरी है। ठीक, नंबर 3 लिखेंगे इसमें, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होगा प्रस्ताव को संबंधित राज्य आबलिक राज्यों को भेजता है, राज्यों को भेजता है, जिसका उद्देश्य राज्य के विचार को जानना है और राष्ट्रपति एक समय निर्धारित कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, राज्य के विचार के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, न संसद ही बाध्यकारी है। ठीक, हमने क्या लिखा, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य को भेजता है, यानी जो इसके संशोधन नए राज्य के निर्माण की बनाने की प्रक्रिया है। जैसे हैदराबाद रहा होगा उससे तेलंगाना बना, तो अब हैदराबाद से पूछने के लिए राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को, जब हैदराबाद से तेलंगाना बनाने का प्रस्ताव आया होगा या जम्मू कश्मीर से लद्दाख को बनाने का प्रस्ताव आया होगा, तो पहले इस प्रस्ताव को संबंधित राज्य को यानी जम्मू कश्मीर को भेजा गया होगा कि क्या आप चाहते हैं कि बन जाए उस प्रस्ताव का, जिसका उद्देश्य होता है राज्य के विचार को जानना। बस उसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही होता है। ठीक, क्या राज्य का विचार क्या है, वो चाहता है कि नहीं चाहता है। ठीक, और राष्ट्रपति एक समय निर्धारित कर सकता है कि आप इतने समय में हमको विचार करके क्या करिए, बताइए। लेकिन राज्य के विचार के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, न संसद है। यानी अगर राज्य कहता है नहीं बनाना है तो भी इस पे बाध्यकारी नहीं, बनाना है तो भी, बस उसके विचार को जानना चाहता है। ठीक, नोट करेंगे 3, आगे देखा जाए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिखेंगे चौथा, यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही सदन में प्रस्तुत होता है, एवं साधारण विधेयक की प्रक्रिया से
की प्रक्रिया से, यानी साधारण बहुमत जो प्रक्रिया हमने बताया था उसकी प्रक्रिया से पारित किया जाता है, साधारण बहुमत का हमने एक दिन अलग क्लास लिया है। बहुमत क्या होता है, बहुमत के प्रकार कितने होते हैं, कैसे कैसे कार्य कहाँ कहाँ होता है, उसको वहां आप जाकर देख सकते हैं। ये रही नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम लोग अगला आर्टिकल देखेंगे इसमें, ठीक। आर्टिकल 4, कौन? आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4। 3 देखा, 1 देखिए, 2, 3, 4। अब अनुच्छेद 4 देखेंगे, कौन? अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4 देखेंगे। जब अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई भी कार्य संसद करती है, क्योंकि संशोधन का काम संसद ही करेगी, संसद करती है, नए राज्यों के बनाने का संसद करती है, तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर के आर्टिकल 2 में जो हमने लिखवाया है कुछ मामले को, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा है कि नहीं संशोधन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सारे कुछ प्रारूप को हमने आर्टिकल 2 में बताया। आप वहां पिछली कक्षाओं में देख सकते हैं। इसके तहत आर्टिकल 4 के तहत बताया गया कि जो अनुच्छेद 2 या 3 में काम होंगे, या नए राज्य का प्रवेश स्थापना होगा, या भारत के अंदर किसी राज्य क्षेत्र में नाम सीमा में परिवर्तन होगा, कुछ भी होगा, तो उसके आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? ये सारे कुछ का विवरण इसमें 4 में दिया गया कि नहीं माना जाएगा, ठीक, लेकिन माना जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि 2015 में हमने 7वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश को 111 गांव दिया और उससे 51 गांव लिया, ठीक। तो ये संशोधन तो हो गया। तो आर्टिकल 2 में उसका जवाब हमने पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा। तो ये भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र रहा। भाग 1 के अंतर्गत हम लोग 4 आर्टिकल को पढ़े, ठीक। कौन? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और 4। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, इसमें अगले भाग की तरफ, संविधान का अगला जो भाग है उसकी तरफ देखा जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। आगे की तरफ आज हम पढ़ेंगे, अगले भाग की तरफ देखेंगे। तो भाग 2 क्या? भाग 2 क्या? भाग 2। भाग 2 में क्या है? तो है नागरिकता। क्या? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। नागरिकता। अब नागरिकता है, और जो आर्टिकल दिए गए हैं भाग 2 में कौन कौन से हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। ये हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कई बार क्वेश्चन पूछता है ये कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो नोट कर लेंगे। आर्टिकल 5 से लेकर कहां तक? 11 तक,
ठीक, आर्टिकल 5 से 11 तक है, इसको हमको देखना है। अब पहले तो जान लें कि नागरिक और नागरिकता। ठीक, नागरिक क्या है? देखिएगा, नागरिक वे हैं जो व्यक्ति किसी देश का अस्थाई या अस्थाई, नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई नागरिक, एक अस्थाई नागरिक। क्या? दो प्रकार की, एक अस्थाई नागरिक, एक अस्थाई नागरिक। और ये जो नागरिकता की प्रक्रिया है ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। केवल आप भारत के ही नागरिक हैं, अपने राज्य के नागरिक नहीं है। तो इसमें जो नागरिकता है दो प्रकार के। तो नागरिक क्या है? यदि कोई नागरिक है वो किसी भी राज्य मतलब देश का वो अस्थाई क्या वो निवासी हो, उसको वोट देने का अधिकार हो, वो क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। यानी अस्थाई निवासी हो किसी भी देश का, अस्थाई नागरिक। ठीक, यहाँ पर भारत का है तो भारत का अस्थाई निवासी हो, उसको वोट देने का अधिकार मिला हो, नागरिक कहलाएगा। नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई नागरिक और एक अस्थाई नागरिक। ठीक, जो आते हैं विदेशों से कुछ समय के लिए, जो हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो भी भारतीय ही नागरिक कहलाएंगे। कुछ भारतीय विदेशों में हैं, ठीक, जैसे प्रवासी भारतीय एनआरआई हैं। ठीक, तो इनको भी देखा जाएगा आगे। तो ये नागरिकता आर्टिकल 5 को पहले हम देखेंगे, फिर नागरिकता में भी हम लोग पढ़ेंगे अस्थाई नागरिक कौन होते हैं, अस्थाई नागरिक कौन होते हैं, दोनों में अंतर भी जानेंगे लास्ट में। पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 5। ठीक, क्या? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 नोट करेंगे। इसमें संविधान के प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ, के प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक, लिखेंगे। और उस समय यहाँ थोड़ा सा नोट में नीचे और कोष्टक में, और उस समय यहाँ, उस समय यहाँ, उस समय यहाँ और उस समय यहाँ जो भी निवासी, जो भी निवासी होगा वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। यानी संविधान जब से लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 तक, तब तक अगर कोई भी भारत में है और रह रहा था निवासी बन करके, ठीक, जिसको वोट देने का अधिकार था, वो संविधान में क्या माना जाएगा? नागरिक माना जाएगा। तो वही लिखा गया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यानी संविधान जब प्रारंभ हुआ तब तक की जो उसके तब तक लोग जो लोग थे भारत में, वहां पर लिखा गया। और उस समय यहाँ जो भी निवासी होगा वह भारत का क्या होगा? नागरिक कहा जाएगा। आगे अनुच्छेद 6 देखेंगे। अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 लिखेंगे इसमें। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले, भारत को प्रवर्जन करने वाले, प्रवर्जन करने वाले, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले, ठीक, प्रवर्जन करने वाले कुछ
करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार। ठीक, यानी आजाद जब संविधान लागू नहीं हुआ उसके पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत को आए उन व्यक्तियों को क्या नागरिकता का अधिकार मिला, देने की बात कही गई। ठीक, आगे अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 देखेंगे। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार नोट करेंगे यहां तक। ठीक, जल्दी नोट करिए। नोट हो गया होगा। तो हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 5 में जो कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक, उसके पहले तक अगर जो व्यक्ति भारत में रहा हो उसको नागरिकता। ठीक, और पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी जो 19, यानी यहां लिखिएगा कोष्टक में, जो 1948 19 जुलाई कहीं कि 18 जुलाई भी देता है, 1948 तक भारत में आ गए हों और संविधान लिखेंगे, और संविधान प्रारंभ से पहले पंजीकरण करा लिए हों। ठीक, हमने क्या देखा कि पाकिस्तान से जो भारत आएंगे वो 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1948 तक। क्या? 19 जुलाई 1948 तक, ठीक, वो क्या हो? भारत में आ गए हों। ठीक, और संविधान के प्रारंभ से क्या कर ले? उसके पहले पंजीकरण जो करा लिए 26 जनवरी 1950 से, वो क्या हो जाएगा? उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वो व्यक्ति जो पाकिस्तानी थे, अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हों, ठीक, तक, सॉरी यहां लिखिएगा 1948 के बाद, 1948 के बाद विभाजन हुआ, उसके बाद भारत में आ गए हों और संविधान प्रारंभ से पहले नागरिकता मतलब रजिस्ट्रेशन करा ली हो नागरिक बनने के लिए, तो वो क्या माने जाएंगे?
भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी 19 जुलाई 1948 के पहले जब विभाजन हुआ, विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन हो गया तो जो व्यक्ति, मतलब देश हमारा आजाद हुआ 14 अगस्त को पाकिस्तान, उसके पहले जब यहाँ से जब विभाजित हुआ तो जो लोग यहाँ से भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर वो आए, कुछ लोग गए पाकिस्तान 1-1.5 साल 2 साल रहे, फिर उनको अच्छा नहीं लगा, वहां से फिर भारत के अपनी जमीन पर लौट आए, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद जो फिर भारत में आ गए। वही कह रहा है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को गए फिर बाद में पुनः कभी वापस चले आए, कब? संविधान लागू होने से पहले, तो उनको भी नागरिकता का क्या है? अधिकार है। ठीक। और जो कुछ इसमें ऊपर वाले में वही कहा गया कि जो पाकिस्तान के ही नागरिक हैं, लेकिन अगर वो संविधान से लागू होने से पहले भारत में आ गए हो, रजिस्ट्रेशन करा लिए हो, तो भारत के क्या नागरिक माने जाएंगे। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 8। क्या? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 देखेंगे। इसमें हम भारतीय मूल के, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के, ठीक, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के विषय में प्रावधान। भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता के, नागरिकता, भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता के विषय में प्रावधान, विषय में प्रावधान, विषय में प्रावधान, यानी जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, यानी वे व्यक्ति जिनके माता पिता भी भारत के निवासी हैं और आज भी वो यहाँ से जमीन छोड़ करके पहले के निवासी रहे हों और विदेशों में हों, तो उन्हें भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। ठीक, नोट करेंगे जिसे भारतीय मूल, नोट करेंगे पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इंडिया ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन, मतलब इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं PIO। क्या? PIO, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। हिंदी में लिखेंगे भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। क्या? भारतीय मूल का व्यक्ति हो। ठीक, इसका मतलब नीचे अर्थ नोट कर लेंगे। भारतीय मूल का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कभी भारत का नागरिक रहा हो या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भारत के निवासी रहे हों, भारत के निवासी रहे हों, ठीक, वो क्या कहलाते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कभी भारत का नागरिक रहा हो या उसके माता पिता रहे हों
दादा दादी रहे हों या नाना नानी, उसके पास प्रूफ है वो भारत का नागरिक या निवासी रहा है। ठीक, अविभाजित भारत के पहले रहा है, आज विदेश में है। कहाँ है? आज विदेश में। ठीक, निवासी रहे हों और आज ये कहाँ है? विदेश में है। तो उनके लोगों की नागरिकता के विषय में, यानी उनको भी अगर वो भारत आते हैं तो उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी? जो अब विदेशी बन गए हैं, मान लेते हैं आज़ादी के पहले उनके पिताजी भारत में रहते थे और उसके बाद वो चले गए विदेश, अमेरिका में ही रह गए। अब वो भारत की नागरिकता लेने चाहते हैं और आते हैं, उनके पास प्रूफ भी है कि हमारे माता पिता भारत की सरजमी पर रहे हैं। तो ऐसे समय में भारतीय जो मूल है, यानी PIO, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो भारत पर ही जमी पे सरजमी पे पैदा हुए फिर चले गए, या उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी रहे हैं, तो उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसके विषय में प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 8 में। ठीक, अनुच्छेद 8 में। आगे हम देखेंगे नागरिक। ठीक, नागरिक का इसी में प्रकार हम देख लेंगे कि नागरिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के। हमने बताया कि नागरिकता 2 टाइप्स की नागरिकता, एकल नागरिकता होती है और दूसरा क्या होती है? डुअल। ठीक, यानी दोहरी नागरिकता। एक एकल नागरिकता, एक दोहरी नागरिकता। ठीक, दोहरी नागरिकता का मतलब है एक राज्य की नागरिकता होगी और एक देश की नागरिकता होगी। जैसे अमेरिका में, इसके पहले भारत में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी तो जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को भी 2 नागरिकता प्राप्त थी, क्योंकि वहां के राज्य का एक अलग संविधान था। ठीक, और उसको एक विशेष राज्य था दर्जा। और दूसरा भारत की नागरिकता, यानी जम्मू कश्मीर राज्य की एक नागरिकता मिली वहां के नागरिक को, और दूसरी कहाँ की? भारत की। ठीक, जब से धारा 370 हटी है पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में सभी नागरिकों को केवल एकल नागरिकता मिली हुई है। केवल किसकी? भारत की नागरिकता। ठीक, नागरिक कौन होते हैं? हमने बताया नागरिक अस्थाई अस्थाई 2 प्रकार के होते हैं। जो अस्थाई यहाँ के निवासी हैं, जिनको वोट देने का अधिकार है 19 जुलाई 1948 तक या उसके बाद तक, संविधान लागू होने से पहले जिसके माता पिता यहाँ पर निवासी बन गए हों, रजिस्ट्रेशन करा लिए हों नागरिकता में, वो क्या माने जाएंगे? नागरिक माने जाएंगे। ठीक, अविभाजित भारत से पहले भी उनके अगर माता पिता निवासी हैं तो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। आगे देखेंगे हम नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें नागरिक 2 प्रकार के, नागरिकता में हमने देखा 2 प्रकार, अस्थाई अस्थाई। लेकिन अब नागरिक देख रहे हैं, नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन? नागरिक। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला नागरिक कोष्टक में लिख लीजिए देशी, यानी अपने देश का, और दूसरा लिखेंगे विदेशी। ठीक, नागरिक, एक देशी नागरिक और एक विदेशी नागरिक होता है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, लिखेंगे जो इसमें नागरिक देशी में एक राज्य का अस्थाई निवासी, एक राज्य का अस्थाई निवासी होता है। एक राज्य का क्या होता है? अस्थाई निवासी होता है। कौन? जो देशी नागरिक है। इसमें लिखेंगे अस्थाई निवासी होते हैं, अस्थाई निवासी होते हैं, अस्थाई निवासी होते हैं। अस्थाई का मतलब कुछ विदेशी जो हमारे यहाँ भारत में नौकरी कर रहे हैं। ठीक, और जैसे हमारे देश के कुछ लोग विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं तो वहां के लिए क्या हो जाएंगे? विदेशी नागरिक रहेंगे ना, वहां के देशों के लिए वो विदेशी नागरिक रहेंगे, कुछ समय के लिए गए तो वो अस्थाई निवासी होते हैं। दूसरे में लिखेंगे राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार होते हैं। राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार होते हैं।
यानी जो देशी नागरिक होते हैं इनके राजनैतिक और सामाजिक अधिकार होते हैं। ठीक, कौन कौन सा अधिकार? एक राजनैतिक अधिकार होता है और दूसरा सामाजिक अधिकार होता है। ठीक, आगे देखेंगे इसमें केवल सामाजिक अधिकार होता है विदेशी नागरिकों को, केवल सामाजिक अधिकार होता है, सामाजिक अधिकार होता है, अधिकार होता है, केवल सामाजिक अधिकार होता है। आगे लिखेंगे ये अपने राज्य के लिए, आगे ये अपने राज्य के लिए, ये अपने राज्य के लिए, ये अपने राज्य के लिए जो देशी नागरिक होते हैं के लिए निष्ठा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, यानी देश सेवा की भावना रखते हैं। कौन? जो देशी नागरिक होते हैं। इसमें लिखेंगे ये जिस राज्य के होते हैं, ये जिस राज्य के होते हैं, जिस राज्य के होते हैं उसके प्रति, उसके प्रति निष्ठा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। अब कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर विदेश में जाकर के विदेशी बना हुआ है, दुबई, सऊदी अरब में, कतर में, दोहा में, थाईलैंड में, बैंकॉक में, अमेरिका में, तो भारत के ही प्रति, क्योंकि भारत का नागरिक है तो भारत की हर बातों को मानने के लिए और उसकी बड़ाई की बात करेगा, उसके प्रति श्रद्धा भाव अपनी जान देने के लिए तैयार होगा ना। तो वही है, जो देशी नागरिक होते हैं अपने राज्य के लिए निष्ठा रखते हैं, लेकिन जो विदेशी होते हैं जिस राज्य से होते हैं उसके प्रति क्या करते हैं? निष्ठा रखते हैं। आगे देखेंगे ये राज्य में कहीं भी रह सकते हैं, जो देशी नागरिक ये राज्य में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, रह सकते हैं, ये राज्य में कहीं भी रह सकते हैं। ठीक, ये लिखेंगे इन्हें सरकार से अनुमति लेना होगा, इन्हें सरकार से, जो विदेशी नागरिक होते हैं इन्हें, उसी को वीजा बोलते हैं, इन्हें सरकार से अनुमति लेना होगा, इन्हें सरकार से अनुमति लेना होगा, अनुमति लेना होगा, इन्हें सरकार से अनुमति लेना होगा। ठीक, आगे लिखेंगे पांचवा, जो देशी नागरिक हैं इनको सेना में भर्ती होने के लिए, भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, इधर लिखेंगे इन्हें पांचवा, बाध्य नहीं किया जा सकता, जो विदेशी हैं इनको बाध्य नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो हम लोगों ने नागरिक देखा, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितना? 2 प्रकार के। ठीक, एक तो इधर देखा देशी नागरिक और दूसरा इधर देखा क्या? विदेशी नागरिक। और सब में अंतर भी समझा। जो देशी नागरिक होते हैं एक राज्य का स्थायी निवासी होता है, लेकिन जो विदेशी होते हैं ये अस्थायी निवासी होते हैं। जो देशी नागरिक है इसको राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो विदेशी नागरिक है इसको केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है। जो देशी नागरिक हैं ये अपने राज्य के लिए निष्ठा रखते हैं। क्या रखते हैं? अपने राज्य के लिए क्या रखते हैं? ये अपने राज्य के लिए निष्ठा रखते हैं। ठीक, ये अपने राज्य के लिए क्या रखते हैं? निष्ठा रखते हैं। लेकिन ये जिस राज्य से होते हैं, जो विदेशी होता है जिस राज्य से होता है उसके प्रति निष्ठा रखता है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे ये राज्य में कहीं भी रह सकते हैं जो देशी नागरिक है,
लेकिन जो विदेशी नागरिक हैं इन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी, सरकार वही वीजा से अनुमति देती है। फिर पांचवा है जो देशी नागरिक है इनको सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन जो विदेशी नागरिक इनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। मेहनत से पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ समझिए भी किसी भी चीज को। अगर पढ़ाई के साथ समझ विकसित नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, मेहनत से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट करिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज पूछनी है कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, आपके लिए इतना मेहनत हो सकती है तो आप कुछ और भी मेहनत कर सकते हैं हमारे लिए। धन्यवाद, प्रणाम।